Dear students, today we are going to learn the third chapter of your special English textbook of class 10th. The name of the chapter is Of Expense. Of Expense was an essay written by Francis Bacon. So, before starting this lesson, we are just going to read about Francis Bacon. Francis Bacon, 1561 to 1626, the first Baron William and Viscount St. Albans, was born at York House in London. Bacon had his education at Trinity College, Cambridge. He became a member of Parliament in 1584. He wrote several papers on public affairs. One of his letters was letter of advice to Queen Elizabeth. Of his literary works, the most important are the essays. मीन्स उनके जो लिटरेचर का वर्क था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनके एसेज थे. हिज प्रोज स्टाइल, उनकी जो गद्य विधा थी, इज कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट मीन्स होते तो उनके एसेज छोटे थे लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें वो भर दिया करते थे. एंड प्रोवर्बियल, प्रोवर्बियल आप कहावत कह सकते हैं अपनी भाषा में. मतलब आप लोगों ने जो हिंदी में एक पढ़ा होगा, गागर में सागर भरना, बिहारी अपने दोहों में गागर में सागर भरते थे. मतलब बहुत ही छोटे दोहों में बहुत सारी चीज़ें लिख दिया करते थे, बहुत सारा उसमें अर्थ समाहित होता था. तो इसी प्रकार से फ्रांसिस बेकन की राइटिंग थी. वो उनके एसेज होते तो शॉर्ट थे लेकिन उसमें बहुत सारा नॉलेज और विजडम होती थी. हिज एसेज आर फुल ऑफ वर्डली विजडम. यहाँ भी लिखा है कि उनके जो एसे हैं वो सांसारिक जगत में जो विजडम यानी बुद्धि की आवश्यकता होती थी उससे भरे होते थे. दिस एसे इज अ गाइड टू शो अस हाउ वी शुड मैनेज आवर फाइनेंशियल मैटर्स. इस ऐसे में हमको ये बताया गया है कि हमें किस प्रकार से हमने अपने वित्तीय मामलों को मैनेज करना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करना चाहिए. अलेक्जेंडर पॉप कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड. अलेक्जेंडर पॉप ने बेकन को इस मानव समाज का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा था. इन दिस एसे, इस ऐसे में ही इंस्ट्रक्ट हिज रीडर्स टू बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी. इस ऐसे में उन्होंने अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को, पढ़ने वालों को पैसे खर्च करने के बारे में मितव्ययी या बुद्धिमान होने की सलाह दी है. अकॉर्डिंग टू हिम, one should spend only a fixed portion of his income and should personally look after his affairs. उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आमदनी का, इनकम का एक फिक्स्ड पोर्शन ही खर्च करना चाहिए और अपने वित्तीय मामलों को, अफेयर्स को, मामलों को पर्सनली देखना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए. ओके, so we are here to study the main text here. Some students called me to explain this lesson because there are a lot of difficult words and there are a lot of proverbial used in this essay, so it is difficult for the first time to understand. So I will explain you line by line and I assume you will certainly understand the text as well. So the first one is riches are for spending. Here riches means not a person, riches means धन दौलत या संपत्ति, स्टेट, ESTATE, स्टेट. यहाँ riches means स्टेट है, धन दौलत है, संपत्ति है. तो यहाँ फ्रांसिस बेकन ने कहा है रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग. सब जानते हैं कि जो धन होता है वो स्पेंड करने के लिए होता है, खर्च करने के लिए होता है. एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर
एंड गुड एक्शन। और जो स्पेंडिंग होती है, जो खर्च होता है, वो भी लोग अपने सम्मान के लिए और अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। यानी खर्च भी धन खर्च करने के लिए होता है, और जो धन खर्च आप कर रहे हैं वो सम्मान के लिए हो, अच्छे कार्यों के लिए हो। देयरफॉर, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ ओकेजन। इसलिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो असाधारण खर्चे हैं, जो जनरली नहीं होते हैं, उनको अवसर के मूल्य के आधार पर ही खर्च करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार का अवसर हो, उसमें जितनी लागत लगने वाली हो, उसी के आधार पर हमें एक्सपेंस करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। फॉर वॉलेंटरी अनडूइंग, और यदि आप वॉलेंटरी मीन्स होता है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अनडूइंग करते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं। अनडूइंग मीन्स होता है खर्च, नाश या पैसे की बर्बादी। लेकिन यदि आप स्वेच्छा से ही अपने खर्च की बर्बादी करना चाहते हैं, मे बी एज वेल फॉर अ मैन्स कंट्री एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन, तो आप स्वेच्छा से भी अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि आप स्वेच्छा से भी अगर पैसे की बर्बादी करते हैं तो वो दो जगह करिए। पहला, फॉर अ मैन्स कंट्री, वो व्यक्ति अपने देश के लिए करे, एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन, और अगर दूसरी जगह पैसा खर्च करना है तो वो किंगडम ऑफ हेवन के लिए, यानी स्वर्ग में राज करने के लिए करे। अब यहाँ मैं आपको समझा दूँ, स्वर्ग में राज करने का मतलब ये है, जैसे हम लोगों के यहाँ प्रचलित है कि दान पुण्य करेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। तो फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि या तो आप अपने देश के लिए पैसा खर्च करिए, और या तो फिर दान धर्म कर्म के काम करिए, यदि आप स्वेच्छा से अपना पैसा बर्बाद करना ही चाहते हैं तब। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं वो निश्चित रूप से लिमिटेड होना चाहिए, अवसर के कीमत के अनुसार। जिस प्रकार का अवसर है, क्या उस अवसर पे उतना खर्च किया जाना चाहिए, ये सब सोच विचार कर हमें खर्च करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस आउट टू बी लिमिटेड बाय अ मैन्स स्टेट। ध्यान से देखिए, बट ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो सामान्य खर्च हैं, वो निश्चित रूप से लिमिटेड बाय मैन्स स्टेट। स्टेट मीन्स होती है दौलत। मनुष्य की जो दौलत है, धन संपत्ति है, उसी के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चों के बारे में बता दिया। अब यहाँ वो ऑर्डिनरी एक्सपेंस के बारे में बताते हैं कि ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी ये मनुष्य की धन या संपत्ति दौलत के अनुसार ही खर्च होने चाहिए। एंड गवर्नड विथ सच रिगार्ड एज इट बी विथ हिज कंपास। कंपास मीन्स होता है लिमिट, सीमा, और जितनी उनकी सीमा है उसी के अंदर खर्च करना चाहिए। एंड गवर्नड विथ सच रिगार्ड, इस प्रकार से अपने पैसे को गवर्न करना चाहिए, एज इट बी विथ हिज कंपास, जो उसकी पहुंच में हो, जो उसकी सीमा में हो, जो उसके दायरे में हो। एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसीट एंड अब्यूज ऑफ सर्वेंट्स। यहाँ आप लोग ध्यान रखिए कि उन्होंने कहा है कि जो आपके पैसे हैं, जो आपकी स्टेट है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसीट। डिसीट मीन्स होता है धोखाधड़ी। एंड एब्यूज ऑफ सर्वेंट, और एब्यूज सब नौकरों के एब्यूज़ करने के लिए, नौकरों की मनमानी करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी जो स्टेट है, आपका जो पैसा है, वो नौकरों के द्वारा बर्बाद करने के लिए या धोखाधड़ी करने के लिए नहीं होना चाहिए। एंड ऑर्डर टू द बेस्ट सो, और अगर मैं एक अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन बताना चाहूँ, बेस्ट तरीका बताना चाहूँ पैसे का, तो वो है दैट द विल्स मे बी लेस
than the estimation abroad। abroad मीन्स होता है दायरा या एरिया। आपके अनुमान का जो दायरा है उसमें जो बिल्स यानी उसमें जो खर्च होना है उसी के अकॉर्डिंग आपका खर्च होना चाहिए। एंड ऑर्डर टू द बेस्ट शो, अगर मैं एक बेस्ट तरीका बताना चाहूँ तो द बिल्स यानी खर्चे एंड द बिल्स में बी लेस दैन द एस्टिमेशन अब्रॉड। आपने जो एस्टिमेट किया है, जो अनुमान लगाया है, खर्चे उससे कम होने चाहिए। Certainly, if a man will keep but of even hand, इस लाइन को ध्यान से समझिए। Certainly, if a man will keep but of even hand, हम जानते हैं कि हमारे दो हाथ होते हैं, एक ऑड एक इवन। तो कहता है कि यदि मनुष्य के पास दो हाथ हैं और वो केवल एक हाथ ही खोलता है, मतलब वो अपने खर्चों को सीमित रखता है, his ordinary expenses ought to be but to the half of his receipts। receipts means होता है आमदनी। उसके जो खर्चे हैं उसकी आमदनी से आधे होने चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, इफ़ अ मैन विल कीप बट ऑफ इवन हैंड, यदि व्यक्ति दो हाथों की बजाय एक हाथों से खर्च करता है तो उसमें हम ये समझ सकते हैं हिज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आउट टू बी बट टू द हाफ ऑफ हिज रिसीट। तो उस स्थिति में जितना उसकी रिसीट है, जितना उसको पैसा रिसीव हो रहा है, ऑर्डिनरी एक्सपेंस उसके आधे होने चाहिए। मतलब व्यक्ति को अपनी कमाई का आधा हिस्सा ही ऑर्डिनरी एक्सपेंसों यानी सामान्य खर्चों में खर्च या व्यय करना चाहिए। एंड इफ़ ही थिंक टू वैक्स रिच, और यदि वो धनवान बनना चाहता है, वैक्स मीन्स होता है एक्युमुलेशन ऑफ मनी, यदि वो पैसे को धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है, इफ़ ही थिंक टू वैक्स रिच, इफ़ ही वांट टू बिकम रिच ग्रेजुअली, यदि वो धीरे धीरे धनवान बनना चाहता है, बट नॉट द थर्ड पार्ट, तो उसे अपना आधा नहीं बल्कि थर्ड पार्ट ही खर्च करना चाहिए। ऊपर बताया है कि ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हाफ खर्च करना, हाफ होना चाहिए अपनी आमदनी का, लेकिन यदि उसको धनी बनना है तो उसके अपने खर्च द थर्ड पार्ट ही करना चाहिए अपनी आमदनी का। इट इज़ नो बेसनेस, बेसनेस मीन्स होता है नीचता या अपमान। इट इज़ नो बेसनेस फॉर द ग्रेटेस्ट, किसी भी महान व्यक्ति के लिए ये कोई अपमान की बात नहीं है। इट इज़ नो बेसनेस, ये कोई नीचता वाली बात नहीं है। फॉर द ग्रेटेस्ट, बड़े बड़े आदमियों को भी, टू डिसेंड, कि वो नीचे उतरें, एंड लुक इनटू देयर ओन स्टेट, और अपने धन संपत्ति को स्वयं देखें। कहने फ्रांसिस बेकन यहाँ कहते हैं कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को के बारे में अकाउंट रखना, उसके बारे में जानकारी रखने में कोई भी अपमान या नीचता जैसी बात, शर्म जैसी बात नहीं रोकनी चाहिए। सभी व्यक्ति को अपने संपत्ति के बारे में जांच परख करते रहना चाहिए। सम फॉर वियर इट, फॉर वियर मीन्स होता है रिस्ट्रेन, कुछ लोग इससे बचते रहते हैं या इसको बर्दाश्त करते रहते हैं। नॉट अपॉन नेग्लिजेंस, ना केवल उपेक्षा की वजह से कि अरे हो गया नहीं करना है। एरान बट डाउटिंग टू ब्रिंग देमसेल्फ इनटू मेलंकली, मेलंकली मीन्स होता है, नहीं कहते हैं कि यार ये सिर दर्द बन गया है। मेलंकली मीन्स होता है डिप्रेस्ड और सैड सिचुएशन। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं अपने पैसों को स्वयं देखूंगा, अपनी संपत्ति को अपने से रखूंगा, अपने नज़र में रखूंगा, तो ये मेरे लिए एक सिर दर्द की बात है। तो यहाँ फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि कुछ लोग
इन चीज़ों से बचते रहते हैं, न केवल उस चीज़ की नेग्लिजेंस करते हैं, उपेक्षा करते हैं, बल्कि ये सोचकर भी उससे बचते रहते हैं कि कहीं उनको मुसीबत ना खड़ी हो जाए, उनके लिए ये मैनेज करना सिर दर्द ना बन जाए। इन रिस्पेक्ट दे शैल फाइंड इट ब्रोकन, और नतीजा क्या होता है, वो अपनी स्टेट को, वो अपनी संपत्ति को खो देने की स्थिति में हो जाते हैं। दे शैल फाइंड इट ब्रोकन, निकट भविष्य में वो उनकी संपत्ति जो होती है वो ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है या धीरे धीरे कम होने लगती है। बट वाउंड्स कैन नॉट बी क्योर्ड विदाउट सर्चिंग, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी समस्या का समाधान उस समस्या को बिना पहचाने नहीं हो सकता है। किसी भी घाव का इलाज उसको बिना खोजे नहीं हो सकता है। इसलिए आप अगर सिर दर्द समझ रहे हैं अपनी संपत्ति को, तो इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। He that cannot look into his own state, he that cannot look into his own state, ऐसे व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को स्वयं नहीं देख पाते हैं, they had need both, तो उन्हें दो चीज़ें करनी चाहिए। पहली कौन सी? चूज वेल दोज whom he employed, employed लिखा है, if it is the old use of employed, पास्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयड। तो अगर व्यक्ति अपनी दौलत को, अपनी संपत्ति को स्वयं नहीं देख सकता है, तो हैड नीड बोथ, तो उसे दो चीज़ें करनी चाहिए। पहला क्या? वेल चूज वेल दोज हुम ही एम्प्लॉयड, जिसको अपनी नौकरी में रखता है, जिसको एम्प्लॉयमेंट देता है, उसको ध्यान से जांच परख कर नियुक्त करना चाहिए, एम्प्लॉयड करना चाहिए। एंड चेंज देम ऑफन, और यदि उसको एम्प्लॉयड कर लिया है, उसको अपने यहाँ रख लिया है, तो ऐसा नहीं कि परमानेंट रख के भूल जाए, उसको अक्सर बदलते रहना चाहिए। चेंज देम ऑफन, उनको अक्सर बदलते रहना चाहिए। उससे होगा क्या? फॉर न्यू आर मोर टिमरस, क्योंकि जो नया नौकर होता है वो डरपोक होता है, टिमरस होता है, साहस उसके अंदर नहीं होता। एंड लेस सब्टर, और वो जो है छल कपट भी कम करता है। शुरू शुरू में डर रहता है, इसलिए वो अपने मालिक से धोखाधड़ी या छल भी नहीं करता है। ही दैट कैन लुक इनटू हिज स्टेट बट सेल्डम, ऐसे व्यक्ति को ये फ्रांसिस कहते हैं कि वो व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को देखते तो हैं, लेकिन सेल्डम, सेल्डम माने बहुत कम, कभी कभार। इट बिहोव्ड हिम टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज, यहाँ बिहोव्ड आया है, ये BEHOOVE का पास्ट फॉर्म है। आजकल उसको हम बिहोव्ड बोलते हैं, पहले इसको बिहोव्ड बोलते थे। इट बिहोव्ड हिम, बिहोव्ड मीन्स होता है एडवांटेजस, लाभकारी। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को कभी कभार भी देखता है, तो इट एडवांटेजियस हिम टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज, तो अगर वो कभी कभार भी देखता है, तब भी वो बहुत सारे मामलों को सर्टेन कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है, अनिश्चितता से निश्चितता में बदल सकता है। ए मैन हैड नीड, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए यहाँ बताए हैं फ्रांसिस बेकन। ए मैन हैड नीड, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इफ ही बी प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंस, यदि कोई व्यक्ति किसी एक प्रकार के खर्चे में प्लेंटीफुल है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है, किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है, टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर, तो उसे दूसरी चीज़ पर सेविंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यदि इफ ही बी प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंस, यदि कोई व्यक्ति किसी एक प्रकार के खर्चों में बहुत ज़्यादा खर्च करता है, टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर, तो उसे उतना ही
किसी दूसरे मैटर पर बचाना भी चाहिए। एज इफ ही बी प्लेंटीफुल डाइट, यदि कोई व्यक्ति खाने में बहुत ज़्यादा खर्च करता है। टू बी सेविंग इन अपैरल, तो उसे अपने कपड़ों पर, उसके अपने पहनावों पर बचत करनी चाहिए। इफ़ ही बी प्लेंटीफुल इन द हॉल, यहाँ हॉल का मतलब होता है सिनेमा हॉल या ओपेरा हाउसेस जो होते हैं, जहाँ आप टीवी फिल्म वगैरह देखते हैं, नाटक देखते हैं। तो यहाँ फ्रांसिस कहते हैं इफ़ ही बी प्लेंटीफुल इन द हॉल, यदि कोई व्यक्ति फिल्म वगैरह ज़्यादा देखता है, नाटक देखता है। टू बी सेविंग इन द स्टेबल, तो उसे अपने स्टेबल में खर्च कम करना चाहिए, अपने स्टेबल में सेविंग करनी चाहिए। वैसे स्टेबल का मतलब होता है जहाँ घोड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ फ्रांसिस का मतलब अपने घर में है। यदि आप बाहर जाके हॉल में, सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, तो अपने घर के खर्चों में आपको सेविंग करनी चाहिए। एंड द लाइक, और इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये कि यदि आप किसी एक चीज़ पर खर्चीले भी हैं, तो उसको दूसरी चीज़ में बचत करके भरपाई करिए। फॉर ही दैट इज़ प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड, ऐसे व्यक्ति जो हर प्रकार के खर्चों में एक्सपेंसिव होते हैं, प्लेंटीफुल खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। विल हार्डली बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम डिके, तो उनको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना, और डीके मीन्स होता है टू इरोड, टू डीके, क्षय होना या नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना। तो कहता है कि यदि व्यक्ति सभी प्रकार के खर्चों में खर्चीला हो जाएगा, सभी प्रकार के सामानों में खर्च करने लगेगा, तो उस व्यक्ति को नष्ट होने से, उसकी संपत्ति को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इन क्लियरिंग ऑफ, अब यहाँ से कुछ नई एडवाइस जो देते हैं। इन क्लियरिंग ऑफ अ मैन्स एस्टेट, यदि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को क्लियर करना है या बेचना वगैरह है। ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन, अगर किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेचना है तो वह अपने आप को हर्ट कर लेगा यदि वो टू सडन, बहुत जल्दी निर्णय लेता है। यदि अपनी संपत्ति को बेचने का निर्णय बहुत जल्दी लेता है तो उसको हर्टिंग होगी, वो हर्ट होगा, उसको नुकसान होगा। और यदि वो एज इन लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग, और अगर ये किसी व्यक्ति अपनी स्टेट को, अपनी संपत्ति को क्लियर करने में या बेचने में बहुत लंबा समय लगाता है, तो वो भी उसके लिए हर्ट करेगी, उसको नुकसान पहुंचाएगी। फॉर हैस्टी सेलिंग इज कॉमनली एज डिसएडवांटेजेबल एज इंटरेस्ट। हैस्टी सेलिंग मीन्स होता है क्विक सेलिंग, तुरंत बेच देना। अक्सर जो जल्दीबाजी में सौदा होता है, जल्दीबाजी में आप कोई चीज़ बेचते हैं, तो कहते हैं कॉमनली एज डिसएडवांटेजेबल एज इंटरेस्ट, तो वो उतना ही नुकसानदायक है जितना कि आपको बैंक की ब्याज नुकसान करती है। जो आप लोन लेते हैं उसमें जो आपको ब्याज लगता है, उसी प्रकार से हैस्टी सेलिंग भी, जल्दी में जो बिक्री होती है, बिकवाली होती है, वो भी डिसएडवांटेजेबल होती है। बिसाइड्स, इन सब के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त, ही दैट क्लियर्स एट वंस, जो व्यक्ति तुरंत बेच देता है, विल रिप्लेस, वो इस चीज़ को बदल सकता है, वो बदल सकता है, लेकिन बदलेगा कब? फॉर फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को तुरंत बेचने को करता है, वो इस चीज़ को रिप्लेस भी कर सकता है और अपनी कठिन परिस्थितियों से अपने आप को बचा भी सकता है, मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकता है। ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम, ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम। कस्टम मीन्स यहाँ होता है सौदेबाजी। यदि वह अपने सौदे को, रिवर्ट मीन्स होता है
फिर से वापस स्थिति में आना या पुनर्विचार करना। यदि वह अपने सौदेबाजी में पुनर्विचार करता है, वापस आ जाता है, तो वह उस चीज़ को बचा सकता है, नुकसान होने से बचा सकता है। बट ही दैट क्लियर्ड बाई डिग्रीज, लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को डिग्रीज के अनुसार क्लियर करता है, डिग्रीज का मतलब होता है समय की मांग के अनुसार, उसकी दशा या अवस्था के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार अगर क्लियर करता है, तो क्या होता है, इंड्यूस्ड अ हैबिट ऑफ फ्रूगैलिटी, तो वह अपने में मितव्यता की आदत डालता है। फ्रूगैलिटी मीन्स होता है अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी, आप किसी चीज़ को सेव करने की आदत डाल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थिति जान परख कर संपत्ति बेचने का निर्णय लेता है, तो इससे उसमें कम खर्चे या सीमित खर्चे करने की आदत बढ़ती है। और इस प्रकार में अगर वो अपनी स्थिति, दशा या अवस्था को देखकर संपत्ति बेचता है, तो क्या होगा, एंड गेन्थ एज वेल अपॉन हिज माइंड, तो वो अपने दिमाग में भी कुछ गेन करेगा, कुछ प्राप्त करेगा, उसको लाभ होगा। माइंड में लाभ क्या होगा, माइंड में लाभ का मतलब है उसको पीस होगी, शांति होगी, उसका मस्तिष्क स्थिर रहेगा। एज अपॉन हिज स्टेट, और उसकी स्टेट भी गेन करेगी, उसकी संपत्ति भी गेन करेगी। स्टेट बार बार आ रहा है, स्टेट मीन्स संपत्ति। सर्टेनली, निश्चित रूप से। हु हैथ, हैथ ये हैज है, पहले हैथ यूज होता था ओल्ड इंग्लिश में। सर्टेनली हु हैज अ स्टेट टू रिपेयर, ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्थिति को रिपेयर करना चाहता है, मे नॉट डिस्पाइज स्मॉल थिंग, तो उसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों से घृणा नहीं करनी चाहिए। डिस्पाइज मीन्स होता है हेट, फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट, अपने आप को निंदित नहीं समझना चाहिए, अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि किसी को अपनी अवस्था, अपनी दशा, अपनी स्थिति सुधारना है, तो उसे छोटी छोटी चीज़ों पर अपने आप को घृणित महसूस नहीं करना चाहिए। एंड कॉमनली इट इज़ लेस डिसऑनरेबल टू एबिज पेटी चार्जेस दैन टू स्टॉप टू पेटी गेटिंग्स। और ये एक कॉमन सी चीज़ है कि ये एक कम सम्मान खोने वाली बात होगी यदि आप अपने पेटी चार्जेस को, सामान्य खर्चों को, छोटे मोटे खर्चों को एवरेज कर दें, सीमित कर दें, बजाय इसके कि आप अपनी अर्निंग को स्टॉप कर दें। मतलब अपनी कमाई ही ख़त्म करने की बजाय अपने छोटे छोटे खर्चों को सीमित करना कम अपमानजनक होगा। मतलब इसमें कोई अपमान की बात नहीं है कि आप अपने छोटे मोटे खर्चों को सीमित कर दें, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करें और इस प्रकार आपकी जो गेटिंग्स हैं वो समाप्त हो जाएं। ए मैन आउट वेरी टू, इसको आप ऐसे पढ़िए, ए मैन आउट टू, ए मैन आउट टू एक साथ है, और वेरी मीन्स होता है केयरफुली। ए मैन आउट वेरी टू बिगिन चार्जेस, किसी भी व्यक्ति को केयरफुली वेरी बिगिन चार्जेस, चार्जेस मीन्स खर्चे, किसी भी व्यक्ति को अपने जो खर्चे हैं वो बड़ी सावधानी पूर्वक स्टार्ट करना चाहिए। ए मैन आउट वेरी टू बिगिन चार्जेस विच वंस बिगन विल कंटिन्यू, क्योंकि अगर ये खर्चे एक बार शुरू हो जाते हैं तो वो बंद नहीं होते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे हम सब लोग पेपर्स मंगाने लगते हैं, अगर हमको उसकी आवश्यकता नहीं है तो हमें उसको नहीं मंगाना चाहिए। यदि ज़रूरत है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार वो एक खर्चा चालू हो गया तो फिर वो बंद नहीं होता है। बट इन मैटर्स दैट रिटर्न नॉट ही मे बी मोर मैग्निफिसेंट, बट इन मैटर्स दैट रिटर्न नॉट, ध्यान से इसको पढ़िए,
लेकिन ऐसे खर्चे जो कभी कभार हो जाते हैं लेकिन रिटर्न नहीं होते, ओकेजनल खर्चे होते हैं, कभी कभार होते हैं, मतलब उनकी आदत नहीं बन जाती है, ही मे बी मोर मैग्निफिसेंट, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे खर्चे शानदार होते हैं। एक बार आप खर्च कर दिए, वो कोई उपयोग की चीज़ है जिसमें बार बार खर्च नहीं है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है बजाय उसके कि आप कोई एक ऐसा खर्च चालू कर लें जो कि समाप्त ही ना हो, वो कंटिन्यू हो जाए। तो इस प्रकार से ये लेसन था। इसको मैंने थोड़ा हिंदी में समझाने का प्रयास किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस डिसअरेंज्ड थे, डिफ़िकल्ट थे समझने में। इफ़ यू वांट टू understand it in English, I will also post a video in English also. Okay, thank you.